Myself, Dr. Vijay Kumar Beniwal, Assistant Professor, Government Law College, Alva. In last chapter, we have discussed mental element in tort. First was intention we have discussed, and second is malice. Malice means दुर्भावना या विद्वेष. किसी व्यक्ति के मन में कोई हेतुक जो कि विकृत रूप ले चुका है वह दुर्भावना के रूप में प्रकट होता है. इसकी कॉमन डेफिनेशन है ऐसा अनुचित कार्य जो किसी औचित्य के बिना शासय किया गया है. मेलिस यानी दुर्भावना कहलाता है. An unjust work without any justification done against a person intentionally is called malice. For example, A punch B. A punch B without any reason. That means A worked with malice against B. Common definition of malice. Malice is a common acceptance of an ill will against a person. दुर्भावना सामान्य स्वीकृति है बुरी इच्छा की जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध है. बट इन लीगल सेंस, विधिक सेंस में, इट मीन्स ए रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली विदाउट एनी जस्ट कॉज ऑफ एक्सक्यूज. लीगल सेंस के अंतर्गत कोई रॉन्गफुल एक्ट जो कि इंटेंशनली किया गया है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड मैलिस. मैलिस के अंतर्गत कोई अवैध कार्य किया जाता है जो कि जानबूझकर किया गया है. अब मैलिस को दो भागों में बांटते हैं. टाइप्स ऑफ मैलिस. फर्स्ट, मैलिस इज फैक्ट या एक्चुअल मैलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक विद्वेष. ये विद्वेष घृणा, प्रतिशोध, बुरी इच्छा से के प्रभाव में जब व्यक्ति आकर कोई कार्य करता है तो वह एक्चुअल मैलिस के अंतर्गत कार्य कर रहा होता है. सेकेंड वन इज मैलिस इन लॉ, लीगल मैलिस, जिसे विधिक विद्वेष कहा जाता है. यहां पर व्यक्ति एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा है जिसके लिए अनलॉफुल एक्ट किसी बुरी भावना के अंतर्गत या उससे प्रभावित होकर कर रहा है. अब आइए जनरल रूल. जनरल रूल क्या है कि कोई दोषपूर्ण कार्य मात्र इस कारण विधिपूर्ण नहीं बन जाता कि उसका प्रयोजन अच्छा था. मान लीजिए कोई प्रयोजन अच्छा है तो वह दोषपूर्ण कार्य अच्छा नहीं बन जाता. इसी प्रकार कोई विधिपूर्ण कार्य दोषपूर्ण नहीं हो जाता क्योंकि वह बुरे प्रयोजन या दुर्भावना से किया गया है. कुछ क्राइम्स में मैलिस को देखा गया, पर हम वी आर डिस्कसिंग इन टॉर्ट. तो टॉर्ट के अंदर हम देखते हैं कि मैलिस में कहाँ तक टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज करने के लिए आवश्यक है. बट उससे पूर्व डिफरेंस बिटवीन मैलिस इन फैक्ट और मैलिस इन लॉ. एक्चुअल मैलिस या मैलिस इन फैक्ट में किसी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्भावना से कार्य किया जाता है जिसके पीछे कोई क्रोध की, प्रतिशोध की, घृणा की भावना से आकर कार्य करता है. लेकिन मैलिस इन फैक्ट के लिए दोषपूर्ण कार्य यानी रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए जो कि इनसाइट ऑफ लॉ, इनसाइट ऑफ लॉ में रॉन्गफुल होना चाहिए. मैलिस इन फैक्ट मोटिव पर आधारित होता है. मैलिस इन फैक्ट मोटिव पर यानी हेतु पर आधारित होता है. लेकिन मैलिस इन लॉ ऑलवेज नॉलेज और ज्ञान के ऊपर आधारित होता है. थर्ड वन इज इसमें इंड्यूसमेंट. दुर्भावना और दुष्प्रेरण वास्तविक विद्वेष में होता है, लेकिन कानूनी यानी लीगल मैलिस में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता. यहाँ गलत कार्य मन की गलत एकरूपता के आधार पर डिफरेंस किया जाता है. आइए कुछ केस के द्वारा इसको देखते हैं. वैसे मैलिस के लिए बहुत सारे केसेस दिए गए हैं, पर
there is some landmark judgment. First case is South Wales Mines Federation versus Glamorgan Coal Company, 1905 AC 255। इस केस के फैक्ट इस प्रकार है कि यहाँ पर एक कोल कंपनी ने माइंस यूनियन के अगेंस्ट केस किया है। माइंस यूनियन ने अपने श्रमिकों को अवकाश लेकर काम नहीं करने के लिए प्रेरित किया है। इसका मोटिव था कि कोल प्राइस यानी कोयले के भाव को बढ़ाना या ऊपर की ओर ले जाना। एक कोल कंपनी के मालिक ने माइनर्स यूनियन के अगेंस्ट केस किया है, जिसमें उसने डैमेज क्लेम किया है काम बंद होने के कारण। यहाँ पर माइंस यूनियंस ने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किया है कि उनका कार्य कोई वैमनस्यपूर्ण या द्वेषपूर्ण नहीं था, बल्कि वह कोयले की कीमत को ऊंचा ले जाना चाहते थे, जिसमें वर्कर्स और कोल माइंस के मालिकों को, ऑनर्स को भी लाभ पहुंचता। कोर्ट ने जो यूनियंस के द्वारा अवकाश लेकर कार्य को रोक देने के लिए जो प्रेरित किया गया, इंड्यूसमेंट को किया गया, इस इंड्यूसमेंट को नियोजन की संविधा को भंग करने के लिए लायबल माना है कि ये इंड्यूसमेंट नियोजन की संविधा को भंग करने के लिए प्रेरित किया गया है, इंड्यूस किया गया है। इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर अनलॉफुल एक्ट है जो नियोजन की संविधा को भंग करता है, चाहे इनका मोटिव कितना ही पॉजिटिव या कितना ही अच्छा हो। किसी प्रकार का कोई मैलिस नहीं भी होने पर मैलिस इन लॉ के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ नियोजन की संविधा को भंग करने के लिए प्रेरणा दी गई है, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया और यहाँ पर लायबल ठहराया है। नेक्स्ट है मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स। ये एक महत्वपूर्ण वाद है। ये मैलिस इन फैक्ट का इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन ने एक ही भूमि एग्रीमेंट के जरिए ली है कॉलोनी डेवलप करने के लिए, बट इस एग्रीमेंट में कुछ समय पश्चात ये एग्रीमेंट किसी कारणवश टूट जाता है। तत्पश्चात इससे लगती हुई बी की भूमि मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन ने ली है। वहां पर कॉलोनी डेवलप की जा रही है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी दौरान एक प्राकृतिक सोता स्ट्रीम जो कि ए की भूमि से गुजरकर बी की भूमि तक जाता है, यहाँ पर ए ने जानबूझकर इंटेंशनली एक्चुअल मैलिस दुर्भावना की भावना से जानबूझकर कार्य किया कि कॉरपोरेशन ने इनकी जमीन की जगह बी की जमीन को यहाँ पर ले लिया गया अच्छी कीमत में। तो इनका करार टूट जाने के पश्चात इनकी दुर्भावना उत्पन्न हुई और इन्होंने सोते की दिशा मोड़ने के लिए एक छड़ अपनी जमीन में गाड़ दी, जिससे सोते की दिशा बी की भूमि से होकर नहीं जाने लगी, यानी विपरीत दिशा में बहने लगा या दूसरी दिशा में बहने लगा। इसके कारण कॉरपोरेशन को जो बी की भूमि पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको हानि कारित हुई। इस हानि के लिए ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन ने पिकल्स के खिलाफ केस दर्ज किया, यानी ए के खिलाफ केस दर्ज किया। यहाँ पर कोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात यह निर्धारित किया कि यहाँ वास्तव में दुर्भावना है ए की, लेकिन एक्चुअल मैलिस है। इनके द्वारा किसी प्रकार का भी कोई अनलॉफुल एक्ट यानी मैलिस इन फैक्ट, मैलिस इन लॉ के तहत कोई कार्य नहीं किया गया है। इसलिए किसी प्रकार की लायबिलिटी कॉरपोरेशन के प्रति ए के निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके अलावा अन्य बहुत सारे केस है जिसमें एलन वर्सेस फ्लड है और भी कई केस हैं जिनमें बताया गया है, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है साउथ वेल्स ग्लैमोर्गन कोल कंपनी वर्सेस मेयर एंड ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स का। अब आइए एक्सेप्शंस।
कि एक्सेप्शंस क्या है मैलिस के। कहीं कहीं मैलिस के जो एक्चुअल मैलिस होता है, जो मैलिस है उस नियम के जो अपवाद है वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ एक्चुअल मैलिस टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज करने के लिए उपयोगी होता है या काम में लिया जाता है, या उनके बिना आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल डेफेमेशन। डेफेमेशन में हमेशा इंटेंशनली अगर इनोसेंट स्टेटमेंट है तो समटाइम्स इनोसेंट स्टेटमेंट्स है तो उसके आधार पर डेफेमेशन नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा इंटेंशनली इल विल के साथ किया जाता है। तो डेफिनेशन जैसे मामलों में दुर्भावना साबित करनी होती है टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज करने के लिए। इसी प्रकार है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, जहां मेलिशियस प्रोसिक्यूशन विद्वेषपूर्ण प्रोसिक्यूशन अभियोजन किया गया है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन किसी व्यक्ति द्वारा किसी के विरुद्ध किया जाता है तो वहां पर भी मेलिस यानी मेलिस दुर्भावना साबित करनी होती है। अगर इनोसेंट है तो फिर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, यानी प्रोसीड नहीं कर सकता। थर्ड वन इज कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। षड्यंत्र जैसे मामलों में दुर्भावना मूल तत्व है, क्योंकि मैलिस के बिना तो कॉन्स्पिरेसी किसी के व्यक्ति के अगेंस्ट हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर एक्चुअल मैलिस जो है वो वास्तव में काम है कि वास्तव में षड्यंत्र है करने से पूर्व। तो अनलॉफुल एक्ट से पहले भी यहाँ पर एक्चुअल मैलिस देखा जाता है कि कॉन्स्पिरेसी में कि दुर्भावना से प्रेरित होकर षड्यंत्र किया गया, तो दुर्भावना यहाँ पर मैलिस को साबित करना होता है। नेक्स्ट है न्यूसेंस। न्यूसेंस के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कि व्यक्ति अगर कोई न्यूसेंस के लिए किसी पर आरोप लगाता है तो न्यूसेंस के मामलों में जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की किसी भूमि भवन या किसी अन्य मामले में जहां पर उस अधिकार का उपयोग कर रहा हो उसमें बाधा पहुंचा रहा है उपताप के द्वारा, तो उपताप के लिए जो न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है उससे पूर्व उसकी मैलिस की भावना है, इसमें भी मैलिस प्रूव किया जा सकता है। तो इन एक्सेप्शंस में मैलिस को प्रूव करना या एसेंशियल होता है। सामान्यतः अनलॉफुल एक्ट के लिए कहाँ पर मैलिस को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती